हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम बिना समय को व्यर्थ करते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस नंबर 5 है। 4 तक हमने किया हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें तो खैर 12 है, लेकिन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विलेज डेवलपमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, सी कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट कमेटी और डी ऑप्शन कह रहा है स्टेट डेवलपमेंट कमेटी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टेट डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि विकास परिषद जो है विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा स्टेट डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा ही तैयार करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है, क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, चौगुना होता है। चौगुना तो नहीं होता है बालक, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा जो है जब जन्म लिया है और 1 साल का हो गया तब से कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ये गलत है। 3 गुना, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुना। बच्चा जो है अपने जन्मदिन पर यानी कि 12 मंथ में एक बच्चा जो है 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर 2 गुना पूछे तो 6 मंथ में, अगर पूछे बच्चा 2 गुना कब बढ़ जाता है तो 6 मंथ में। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घुटनों के बल चलना, बी कह रहा है रेंगना, सी कह रहा है पलटना और डी कह रहा है बिना सहारे के बैठना। तो शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि की बात की जा रही है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, तो रेंगना है, क्रीपिंग, इसे हम क्रीपिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? चिकित्सा कहलाती है, बी कह रहा है पुनर्वास कहलाती है, सी कह रहा है हस्तक्षेप कहलाती है और डी ऑप्शन कह रहा है उत्प्रेरण कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी जाएगा, पुनर्वास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है, क्या है? एंथ्रोपोमीटर, मानवमिति, बी ऑप्शन कह रहा है हमारा क्लिनिकल नैदानिक विधि, सी कह रहा है जैव रासायनिक बायोकेमिकल विधि और डी कह रहे हैं आहारी सर्वेक्षण विधि। तो मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में जो आने वाली तकनीकी है वो एंथ्रोपोमीटर, मानवमितीय है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण है, क्या होता है? स्टटरिंग यानी कि बड़बड़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है स्टैमरिंग, हकलाना, वाक स्खलन और सी कह रहा है क्लटरिंग, अव्यवस्थित वाणी दोष और डी कह रहा है लिस्पिंग, तुतलाना। इसमें राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, क्लटरिंग, व्यवस्थित वाणी दोष। जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण क्या होता है? क्लटरिंग होता है। राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है, क्या मतलब है? वृद्धि, विकास, सी कह रहा है दोनों, एक और दो और डी कह रहा है मानव मिति। तो हमने क्या पढ़ा है कि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है, यानी कि शारीरिक परिणामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका मतलब वृद्धि है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और विकास क्या है? इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होंगे, तब क्या होगा? विकास होगा। क्योंकि हमें पता है कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना होता है। वृद्धि जो है परिमाणात्मक, यानी कि परिमाणात्मक बोले तो क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, जैसे आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले तथा वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि केवल मैच्योरेशन यानी परिपक्वता तक ही होती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है।
विकास क्या है, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस चलता है, ऑल लाइफ चलने वाला प्रक्रिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, 1 एवं 2 दोनों में, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में भी सहयोगात्मक अधिगम आयोजित होता है और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों को भी सहयोगात्मक अधिगम में जो है ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर हम बच्चा पढ़ाई कर रहा है कक्षा के अंदर और हम उसके जस्ट दरवाजे पे या खिड़की के पीछे डीजे बजा दे, तो बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत होगा, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके माइंड में अच्छे से जा नहीं पाएंगे पढ़ाई के। और जब ऐसा होगा तो सहयोगात्मक अधिगम क्या है, अच्छे से आयोजित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी जा रहा है, 1 एवं 2 दोनों में, दोनों ही बातें जरूरी हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तथ्यों के ग्रहण की, बी कह रहा है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, सी ऑप्शन कह रहा है परीक्षा की तैयारी की, और डी ऑप्शन कह रहा है याद करना। तो लर्निंग कैसी प्रोसेस है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मानव विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रमिक, बी कह रहा है निरंतर, सी कह रहा है वैक्तिक, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हमको पता है कि मानव विकास क्या है, क्रमिक होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है तो वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है, सी ऑप्शन कह रहा है वैक्तिक होता है, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मानव के विकास की प्रक्रिया क्या है, जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है, और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से बालक गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, क्रमिक का विकास, निरंतर का विकास, व्यक्तिक का विकास सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उद्दीपन और प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, और सी कह रहा है उद्दीपन समाजीकरण, और डी कह रहा है पुनर्बलन। यहाँ पे अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग की बात की जा रही है। तो इंसाइटफुल लर्निंग की बात कौन करता है, याद कीजिए, गेस्टाल्टवाद में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण। सॉरी, यहाँ पे लिखा है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। हमने क्या पढ़ा है गेस्टाल्टवाद में, हमने क्या पढ़ा है कि गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम क्या है, जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वह अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होती है। ये सारी ही बातें हमें इंसाइटफुल लर्निंग पढ़ने के बाद पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये तो थोड़ा बड़ा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम बताइए। ए कह रहा है मूल्यांकन, बी कह रहा है क्रियान्वयन, सी कह रहा है कार्यक्रम तैयार करना, और डी कह रहा है अनुवर्ती कार्रवाई, और ई कह रहा है आवश्यकता आकलन। तो हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो विकास के लिए जो प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनको सबसे पहले हम देखेंगे कि आवश्यकता क्या है। आवश्यकता को हम जानने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवश्यकता का आकलन। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ई। फिर उसके बाद हम जब आवश्यकता का आकलन कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कार्यक्रम को तैयार करना, कार्यक्रम को हम तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जा रहा है दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे।
तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रियान्वयन। जब भी हम कार्यक्रम को तैयार कर लेंगे आवश्यकता का आकलन करने के बाद, उसके बाद हम क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन के बाद हमको क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन किस पे है, 4 नंबर पे है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अनुवर्ती कार्रवाई। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारा ई है, तो ई तो सब में दिया है, सब में दिया है ई। फिर हमारे दूसरे पे सी आ रहा है, सी 3 में दिया हुआ है। और तीसरे नंबर पे क्रियान्वयन आ रहा है, यानी कि बी। ये देखिए बी भी 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा डी और सी ऑप्शन कट गया। अब हम ए और बी में ही देखेंगे। फिर बी तक हमने देख लिया है, सी भी हमने कर लिया है। डी में क्या आ रहा है, 5 नंबर है डी का। तो डी 5 नंबर में किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें तो ए जो है फर्स्ट नंबर पे कर दिया। हमारा ए जो क्या आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बी चला जा रहा है। जिसमें कौन कौन सा मैच कर रहा है, सबसे पहले ई होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, ए होगा और डी होगा। ये क्यों, हम सबसे पहले आवश्यकता का आकलन करेंगे, फिर कार्यक्रम को तैयार करेंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और बाद में हम अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है, अंतः स्थापित करना। बी कह रहा है ब्लास्टोसिस्ट बनना। सी कह रहा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। डी कह रहा है फीटस की अवधि और ई कह रहा है एम्ब्रायो की अवधि। तो सबसे पहले क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे सी हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनना, बी हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, अंतः स्थापित होता है वो सब। तो तीसरे नंबर पे ये ऑप्शन हो गया, अंतः स्थापित करना। फिर क्या होता है, फिर फीटस की अवधि होती है कि एम्ब्रायो की अवधि होती है। तो उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे जो है एम्ब्रायो की अवधि होती है और लास्ट में जो है हमारा फीटस की अवधि होती है। तो फिर 4 नंबर पे एम्ब्रायो की अवधि हो गई और डी नंबर में फीटस की अवधि 5 नंबर पे हो गया। तो अब हम देख लेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी बन रहा है। फिर क्या है, बी बन रहा है। फिर क्या, ए बन रहा है और ई बन रहा है। और लास्ट में है जो डी आ रहा है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। पहला एंटीनेटल दिया है, फिर प्रीनेटल, नियोनेटल, शैशवावस्था इन्फेंसी और वी कह रहा है टोडलर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है। तो सबसे पहले हमारी एंटीनेटल अवस्था आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रीनेटल। फिर उसके बाद नियोनेटल। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था इन्फेंसी आती है। और उसके बाद टोडलर अवस्था। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब सीरियल नंबर से दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बन रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 कहाँ पे है। तो ये हमारा डी ऑप्शन में बन रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। टोडलर अवस्था वो अवस्था होती है, टोडलर अवस्था बेसिकली हम चाइल्डहुड को बोलते हैं, जो 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। टोडलर अवस्था को कल वाले जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। विकास किसका परिणाम है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। दूसरा का है अधिगम एवं परिपक्वता का यानी कि लर्निंग एंड मैच्योरिटी का। अधिगम एवं प्रशिक्षण का। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अवलोकन के द्वारा अधिगम। अब हम इसमें ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा बन रहा है। तो विकास हमने पढ़ा है कि विकास क्या है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का परिणाम है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अधिगम एवं परिपक्वता का भी विकास परिणाम है। अधिगम एवं प्रशिक्षण ये परिणाम नहीं है। अवलोकन के द्वारा अधिगम
अवलोकन के द्वारा भी अधिगम, ये तो क्या हो गया, पूरा हम कॉपी कर रहे हैं किसी को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, 1 और 2। हम देख लेते हैं 1 और 2 कहाँ पे दिया हुआ है। ए ऑप्शन कह रहा है 1, 2 एवं 3 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है 1 एवं 2 सही है। सी ऑप्शन कह रहा है 2, 3 एवं 4 सही है। और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 1 एवं 4 सही है। तो हमारा 1 और 2 सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधान में किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक विकास का, बी ऑप्शन कह रहा है आर्थिक विकास का, सी ऑप्शन कह रहा है बौद्धिक विकास का और डी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक भावनात्मक विकास का। तो जो युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधान किया जाता है, उसमें सामाजिक भावनात्मक की बात की जाती है, बौद्धिक विकास की भी बात की जाती है, लेकिन आर्थिक विकास की बात नहीं की जाती है और शारीरिक विकास की भी बात की जाती है। तो जिसमें हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ए, बी और सी। तो बी इसमें भी है, इसमें भी बी है, ये भी कट गया, इसमें भी बी है, ये भी कट गया। हमारा राइट ऑप्शन सी चला जा रहा है क्योंकि इसमें बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण। डेवलपमेंट का जो है मीनिंग पूछा जा रहा है। तो किस डेवलपमेंट में हम शरीर की गतियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो मोटर डेवलपमेंट में कर लेते हैं। आइए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है तीव्र, बी कह रहा है धीमी, सी कह रहा है प्रेरण और डी कह रहा है औसत। तो प्रेरण का मतलब होता है मोटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरण। विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को हम देख लेंगे और मैच करेंगे। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व किस में आ जाता है, क्या किशोरावस्था में, पूर्व स्कूलगामी में, शैशवावस्था में, मध्यावस्था में, नवजात शिशु में या वयस्कता में। तो जो है वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण शैशवावस्था में आ जाता है। तो क्या है, सी में दिया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट कर लेंगे। अब जीववादी सोच, जीववादी सोच जो है किस में आ जाती है, पूर्व स्कूलगामी यानी कि प्री स्कूल एज में आ जाती है। एनिमिज्म की बात की जा रही है, जीववादी सोच मतलब एनिमिज्म। तो इसके तो सामने ही दिया हुआ है भी सेकंड। विकेंद्रित, विकेंद्रीकरण का गुण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का गुण कब आ जाता है, तो आदमी जब मैच्योर्ड हो जाता है तब आता है। तो क्या हो जाएगा इसका, वयस्कता। यहाँ पे 3 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ बोल रहा है कि अनुमानित निगमनात्मक, ये गुण किस में आता है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था ये ऑप्शन में। और रूटिंग जो है नवजात शिशु को में आ जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा बन रहा है, चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा और तीसरा। हम इस चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला हमारा सी है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे हम लोग का कौन सा है, बी है। तीसरा किस में है, तीसरे में क्या आ रहा है, एफ। चौथे में जो है ए आ रहा है और पांचवें में जो है ई आ रहा है, नवजात शिशु। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां हैं जो पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम की जो थ्योरी है इसको दिया है यूरी ब्रॉन फ्रेनबेमर ने, और इन्होंने 5 सिद्धांत उसमें बताए हैं। उन्होंने माइक्रो सिस्टम की बात की है, मीजो सिस्टम की बात की है, एक्सो सिस्टम की बात की है, मैक्रो सिस्टम की बात की है और क्रोमो सिस्टम की बात की है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती है इसमें से कौन कौन सी। फर्स्ट कह रहा है द एथनो सिस्टम, सेकेंड कह रहा है द मीजो सिस्टम, थर्ड कह रहा है द एक्जो सिस्टम और फोर्थ कह रहा है द क्रोनो सिस्टम। बताइए, मैंने आपको इसके पहले बता दिया कि उन्होंने किसकी किसकी बात करी हुई है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बताइए। ये बनेगा क्योंकि उन्होंने
मीजो सिस्टम की बात करी है, एक्सो सिस्टम की बात करी है, कोरोनो सिस्टम की बात करी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मन करे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।